अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी न्यू क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 2 है, न्यू जो केमिस्ट्री की बुक है PCTB पंजाब क्यूरिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, उसका जो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी जो एक्सरसाइज है उसके MCQs और जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन 1 जो है, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें जो पहली स्टेटमेंट है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट्स। तो किसी भी आंसर के तीसरे शेल में, जो थर्ड शेल होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट किया जा सकता है थर्ड शेल में। जो बी ऑप्शन है ना 18, ये सिलेक्ट करनी है और इसका रीज़न ये है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का, थर्ड शेल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो ये जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग है उसके लिए 2n² का जो रूल है ये यूज़ किया जाता है। 2 को तो एज इट इज़ लिखेंगे और n मीन्स नंबर ऑफ शेल। तो ये क्योंकि थर्ड शेल के बारे में कह रहे हैं, तो थर्ड शेल का स्क्वायर यानी n², थर्ड शेल का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 होगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है, व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। डिस्चार्ज ट्यूब के जो तजर्बात हुए थे उनमें से कौन सी मालूमात जो थी वो हासिल हुई। तो इसकी जो ये वाली ऑप्शन है ना सी, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स थे उनकी डिस्कवरी हुई थी। तो इसका रीज़न में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय J.J. थॉमसन एंड प्रोटॉन्स बाय गोल्डस्टेन। तो डिस्चार्ज ट्यूब के जो तजर्बात थे उनके ज़रिए J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन दरियाफ्त किए। इसी तरह थर्ड जो स्टेटमेंट है, वाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। तो आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में क्यों शो नहीं किया जाता या क्यों उनको वहाँ पे शामिल नहीं किया जाता। तो इसका जो ये ऑप्शन है, ऑल द आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज़ नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेस। क्योंकि जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है, इस वजह से उनको अलग से सेपरेट प्लेस उनके लिए डिफ़ाइन करना या अलग जगह रखना उनके लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसका रीज़न जो है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर भी जिसको कहते हैं ना, कि किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर की तादाद एक ही जैसी होती है, बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स सो दे आर नॉट गिवन सेपरेट पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल। तो लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, इसलिए इन्हें अलग जगह नहीं दी जाती। यानी उनके जो प्रोटॉन्स हैं वो सिमिलर होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी सिमिलर होता है, सिर्फ उनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। फोर्थ जो स्टेटमेंट है, विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटोप। तो आइसोटोप में कौन सा जो पार्टिकल है या ज़र्रा है जो मुख्तलिफ तादाद में पाया जाता है। तो इसकी ये जो ऑप्शन है न्यूट्रॉन, ये सिलेक्ट करनी है। तो इसका रीज़न जो है, आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच मेक्स देम आइसोटोप्स। लेकिन न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से ये जो आइसोटोप्स हैं ये बनते हैं। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है, विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के किस आइसोटोप में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर होती है। तो यहाँ पे ये जो 16 वाला है ना, ऑक्सीजन 16, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन एटम हैज़ 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन द आइसोटोप ये वाला जो O16 है ना, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ आल्सो 8। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी 8 ही हैं, विच मेक्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इक्वल। तो इसकी वजह से अगर इसके न्यूट्रॉन 8 ही हैं तो उसके ये रीज़न है कि इसका
इसके प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी और न्यूट्रॉन जो तीनों हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। तो इस वजह से ये वाली जो ऑप्शन है ये बेस्ट सूटेबल है आंसर के लिए। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट विल बी द रिलेटिव atomic mass of nitrogen given the abundance of its two isotopes nitrogen 14 and nitrogen 15 are 99.64 and 0.35 respectively। तो नाइट्रोजन की जो दो आइसोटोप्स हैं, एक नाइट्रोजन 14 और एक नाइट्रोजन 15, तो उसकी मौजूदगी का जो तनासुब है बिल तरतीब ना, ये जो फर्स्ट वाला है वो 99.64% और सेकंड वाला 0.34%। तो नाइट्रोजन का जो रेशो है ना उसकी मैस बतानी है, तो इसके लिए जो ये ऑप्शन है ना 14.0021 ये सिलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है ना, जिसको रैम भी कहते हैं ना, ऑफ नाइट्रोजन इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द फार्मूला। उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि परसेंट अबेंडेंस ऑफ नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाई मैस ऑफ नाइट्रोजन 14, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे जो परसेंटेज अबेंडेंस है ना नाइट्रोजन 15 की, और उसके मैस का जो उसका जो मैस है ना नाइट्रोजन 15 का, उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन 14 है, उसकी जो परसेंटेज थी वो 99.64 थी, और दूसरी जो सेकंड वाली थी नाइट्रोजन 15 उसकी 0.35। तो इनको जब आपस में कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली जो ऑप्शन है ना 14.0021 ये आएगी, तो ये बेस्ट सूटेबल ऑप्शन रहेगी। सेवंथ जो स्टेटमेंट है, हाउ इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। तो रेडियो कार्बन डेटिंग माहिरीन आसार कदीमा के लिए किस तरह मुफीद है, तो इसकी ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इट हेल्प्स डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी एज जो है उसको मालूम करने के लिए हेल्पफुल है। तो इसका रीज़न है कि कार्बन 14 डेटिंग इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, यानी वो जो रिमेनिंग चीज़ें हैं ना किसी दौर में जो ज़िंदा थीं, जैसे जानवरों के ढांचे वगैरह हैं, स्केल्टन जैसे डायनासोर वगैरह, या किसी इंसान का पुराना ढांचा ज़मीन से मिला है, तो वो इस तरह की सारी चीज़ें फॉसिल्स होती हैं। और एंशियंट आर्टिफैक्ट्स, उसके अलावा जो कदीम चीज़ें हैं, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन रिमेनिंग। तो ये जो है इनकी उम्र मालूम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद रेडियो एक्टिव कार्बन की मिकदार की पैमाइश की जाती है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अपने आप को स्टेबल रखता है। इसके बाद जो एट्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट, व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। तो मरकज़ में मौजूद जो पार्टिकल्स में कौन सी कुव्वत उनको एक साथ बाइंड रखती है, जोड़े रखती है। तो इसकी ये वाली जो ऑप्शन है ना, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी पार्टिकल्स जो हैं मजबूत न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इकट्ठे रहते हैं, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न है द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर एंड होल्ड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टाइटली इन द न्यूक्लियस। तो मजबूत जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है नेचर में जितनी भी फोर्सेस हैं। एंड होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टाइटली, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ना मजबूती से जोड़े रखती है इन द न्यूक्लियस में। इसी तरह जो नाइन्थ स्टेटमेंट है, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन खुद को जो मुखालिफ चार्ज शुदा जो न्यूक्लियस है उससे कैसे दूर रखते हैं। तो इसमें ये जो ऑप्शन है ना, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हुए, तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम देयर मोशन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द जो मदार होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं उसमें घूमते रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स की जो अट्रैक्शन है ना, उनकी जो मूवमेंट से पैदा होने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसमें तवाज़न रखती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब कोई चीज़ मरकज़ के गिर्द घूम रही है ना, जैसे आपने हाथ में एक डोर से एक पत्थर बांध के उसको घुमा रहे हैं, तो वो पत्थर जैसे घूमते हुए आप अपने हाथ से उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और वो पत्थर दूर जाने की कोशिश कर रहा है घूमते हुए, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसी तरह
जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रुबिडियम कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप्स, एक 85 और एक 87. द परसेंट अबंडेंस ऑफ द लाइट आइसोटोप इज 72%. व्हाट इज द परसेंट अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप्स? तो जो कम वाला है ना लाइट वेट, उसकी बताई हुई है कि 72.2% है, तो हैवियर वाले की ना खुद से फाइंड करके बतानी है. तो इट्स एटॉमिक मास इज 85.47 और इसका जो एटॉमिक मास है वो गिवन है. तो इसके लिए जो ये ऑप्शन है ना 27.8% ये सिलेक्ट करनी है. और इसका रीज़न ये है कि सिंस टोटल अबंडेंस मस्ट बी 100%, यानी टोटल तो 100% होगी. यहाँ पे द अबंडेंस ऑफ द हैवियर आइसोटोप्स जो है वो 100% में से वो जो 72% गिवन है उसको माइनस करा देंगे. तो माइनस करेंगे तो इक्वल आएगा 27.8%, जो कि हमारे लिए सूटेबल आंसर है. यहाँ पे इसके जो MCQs हैं ये कंप्लीटेड है. इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस? तो ये क्यों कहा जाता है कि एक एटम का तकरीबन सारा का सारा जो मास है ना वो उसके सेंट्रल यानी न्यूक्लियस मरकज़े में जो है वो उधर ही पाया जाता है, सेंटर में ही. हालांकि उसके तो ऑर्बिट्स भी होते हैं जहाँ पे हर टाइम इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं. तो इसका जो आंसर है, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज इन इट्स न्यूक्लियस बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट देयर. तो एक तो ये रीज़न है ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एंड दे आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स. और ये दूसरा रीज़न कि उनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं होते बल्कि वो ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं राउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द. तो इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी लिटिल मास और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका मास बहुत कम होता है. इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर? कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? इसका जो आंसर है, एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम वन एंड अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लाई. तो जो एलिमेंट्स एक दूसरे से इसलिए मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस हैं उसमें प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो मुख्तलिफ होती है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, डिटरमाइंस एन एलिमेंट्स आइडेंटिटी एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो जो प्रोटॉन्स की तादाद है, जो एटॉमिक नंबर, किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी यानी शनाख्त और उसकी कीमियाई खसूसियात का तयन करती है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन BI है ना, तो इसका ये ज़रा एडिटिंग में अच्छा नहीं लिखा गया कि 210 और 83 जो है. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसके जो कैलकुलेशन है उसके लिए फार्मूला होता है कि न्यूट्रॉन्स जो इक्वल होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. तो मास नंबर जो है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं. तो क्वेश्चन में ये जो 210 था ना ये मास नंबर है और जो 83 है ये एटॉमिक नंबर है. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दें, माइनस करा दें, तो 127 आएगा. तो 127 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ये जो एलिमेंट है ना BI, तो इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद 127 होगी. इसी तरह जो फोर्थ क्वेश्चन है, वाई इज ट्रीटियम H31, ये जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है H31 ट्रीटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट. तो ये क्यों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से हर टाइम कोई ना कोई रेज निकलती रहती हैं. वैसे तो यहाँ पे इसकी डिटेल नहीं है, नेक्स्ट जो एंड वाले चैप्टर है वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, और फिजिक्स में भी इसका चैप्टर है. तो 3 टाइप की रेज होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज. यहाँ पे इसका जो आंसर है, ट्रीटियम जो है ना H31 इज रेडियो एक्टिव बिकॉज इट हैज़ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विद 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन. तो ये जो ट्रीटियम है ये रेडियो एक्टिव है क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है यानी गैर मुस्तहकम है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 1 प्रोटॉन, यानी वो बैलेंस हालत में नहीं है. तो दिस इम्बैलेंस मेक्स इट अंडरगो बीटा डिके, यानी इस गैर मुतवाजन हालत की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से ये जो है ये बीटा डिके होता है, यानी इसमें से बीटा रेज निकलती हैं. वेयर इट इमिट्स अ बीटा पार्टिकल, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू हीलियम ना 32, और ये हीलियम 32 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इमिट एनर्जी
कैसे जो है वो एटम जो है वो एब्जॉर्ब यानी जज़ब करता है या इमिट करता है ना, खारिज करता है एनर्जी को। तो इसका आंसर जो है एन एटम अब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर वन, जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना। तो एब्जॉर्ब कब करेगा एटम एनर्जी को? जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी यानी एक्साइटेड स्टेट वाले एनर्जी यानी ऑर्बिट में ना वो मूव करेगा। तो ये भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि छोटे होते हैं ना ऑर्बिट, छोटे सर्कल, उस पे मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जो शेल बड़ा है या ऑर्बिट जो बड़ा है, बड़े रास्ते पे उसको चलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो छोटे वाले से बड़े वाले में जब वो मूव करेगा ना, छोटे ऑर्बिट से बड़े वाले में, या फिर जिसकी ज़्यादा एनर्जी हो, एक्साइटेड स्टेट, तो उस टाइम ये एब्जॉर्ब करेगा, यानी उस बड़े रास्ते पे चलने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए वो ऑब्जॉर्व करेगा। इट एमिट्स एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू अ लोअर एनर्जी लेवल, यानी वो वापस जब लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में आएगा यानी छोटे ऑर्बिट में आएगा, तो रिलीज़ करेगा ना, रिलीजिंग अ फोटोन, यानी लाइट की फॉर्म में वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या किसी और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की रेडिएशन है उस तरीके से एनर्जी को खारिज करता है। तो यहाँ पे हमारे ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो हमारा जो चैनल है वहाँ की प्लेलिस्ट के थ्रू आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया और फॉलो नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर कर दें। जल्द न्यू वीडियो में लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।